Okay. The morning class missed. Woke up at 8 a.m. Right. ठीक है बेटा, ठीक है. That was a revision class, तो कोई बात नहीं. So in the last class, we have discussed something in terms of the male reproductive system. We have discussed everything in detail यहाँ पे. We have discussed epididymis, testicles, accessory glands, right? urethra, ये सब चीज हमने देख ली थी यहाँ पे. Now we have solved few questions based on that. और बाद में मैं आपके साथ जब assignment शेयर करूंगा separately, तो उसमें आप इसमें question मिलेंगे. So question solve करके you can have a grip on those particular topics. So these are the things which we have covered in the last class. accessory glands याद रखना, एक वो important component बन जाता है यहाँ पे. We have done all the passages over here. Again, passages ये याद रखने जरूरी है कि कैसे आपका मेल गैट आप यहाँ पे ट्रैवल करेगा, because you will find question coming from this. तो ये एक आपका important component है जो आपको हमेशा याद रखना है. रादर recommend करूंगा कि एक बार ये सब खुद से अगर लिख लोगे, एटलीस्ट वो पैसेज वाला पार्ट अगर आप खुद से लिख लेते हो, देन आपको याद करने में आपको ज्यादा आसानी वहां पे हो जाएगी. तो ये चीज आपको याद रखनी है. ग्लैंड्स आर समथिंग वी हैव डन. ग्लैंड्स के नाम और ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या होता है और किस टाइप का सिक्रीशन आपको मिलता है होते हुए, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. लाइक मेरा समानल बेसिकली यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड मेरे यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, व्हाट काइंड ऑफ सिक्रीशन दे विल बी हैविंग, देन बल्बोरेथ्रल का सिक्रीशन क्या होगा, एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल दे विल प्ले. कि बल्बोरेथ्रल मेरा क्या रोल कर रहा है, समानल मेरा रोल प्ले कर रहा है मेकिंग द अल्कलाइन सॉल्यूशन हैविंग फ्रुक्टोज सिट्रिक एसिड. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इससे कि एक शॉर्ट नोट बना के अपने पास रखो ताकि रिवाइज करने में आपको गुड इवनिंग सर ज्यादा वक्त जाया ना हो. हाँ जी रानी, गुड इवनिंग. तो ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. सो ये सब हमने कर लिया था. योर सीमन एक्चुअली मींस समानल प्लाज्मा प्लस स्पर्म. इन दोनों को हम कलेक्टिवली यहाँ पे एक नाम दे दे, दैट इज द सीमन. Solve some questions. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, and now we can start with a new topic that is your to understand the female reproductive system. So यहाँ पे हम हमारा नया स्टोरी हमारा स्टार्ट होगा. So ये भी हम बात करते हैं फीमेल reproductive system के बारे में यहाँ पे. So basically we will be discussing something in terms of the like ovaries. These are my primary sex organ in the females. और उसके साथ साथ कई सारी और भी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी. So along with the ovaries, number of other things have been seen over here. So always remember whenever they ask, जब भी आपसे कोई पूछे कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप वहां पे क्या रहेगा, सो व्हेनेवर समवन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द ओवरीज ओवर हियर. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द ओवरीज. ठीक है. सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी द ओवरीज ओवर हियर. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. Okay, ovaries will be always in pair. You will be finding ovaries in pair all the time. Okay, and the ovaries which are my primary sex organ, इनका basically काम क्या होता है? So जो major role they will be playing, इनका जो major role यहाँ पे होगा, one is going to be your ovum formation. That is your female gamete. Ovum मतलब आपका female gamete. So ovum formation एक इसका एक major role यहाँ पे रहेगा. Second role is going to be forming female sex hormones. फॉर्मिंग फीमेल सेक्स हार्मोन्स. सो कई सारे आपके फीमेल सेक्स हार्मोन आपके ओवरी से यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं. सो दिस ओवरीज आर गोइंग टू रिलीज नंबर ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स. नाउ प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली व्हेन वी डिस्कस फीमेल सेक्स हार्मोन्स. आपको दो ही नाम यहाँ पे याद रखने हैं. मेल सेक्स हार्मोन के अंदर आपका एक ही नाम था, टेस्टोस्टेरोन. जब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में यहाँ पे, सो यू विल ओनली हैव टू नेम्स जो आप यहाँ पे याद रखेंगे. एक आपका नाम आपका यहाँ पे होगा प्रोजेस्टेरॉन, ये एक नाम आपका यहाँ पे, और दूसरा नाम आपका यहाँ पे होता है ईस्ट्रोजन. So estrogen and progesterone are the two names जो आपको याद रखने हैं, which are the female sex hormone which are coming from the ovaries. Okay, so that is something you have to remember right now. ये चीज आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए याद रखनी है. And that's the main sex organ over here. उसके साथ साथ you will also get to see some other organs as well. You will have the uterus. There's going to be a fallopian tube. There's something known as your cervix, and then the vagina. So these are the other reproductive parts over here, and all of them, ये सारे के सारे एक collective role play करते हैं for the fertilization event happening inside the female body.
इवन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑस्प्रिंग, आपका जो डेवलपमेंट ऑफ द ऑस्प्रिंग यहाँ पे होगा, दैट इज समथिंग वी टेकन केयर बाय सर्टेन पार्ट्स. सो दिस पार्ट, दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गोइंग टू हैव मल्टीपल रोल्स, राइट. मेल में सिर्फ आपका गैमेट फॉर्मेशन होता था और आपका हार्मोन सिंथेसिस होता था आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर. यहाँ पे यू आर फाइंडिंग नंबर ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर इवन यू हैव टू कैरी आउट द नर्सिंग ऑफ द फीटस, द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस विल बी हैपनिंग ओवर हियर, वो आपका यहाँ पे हो रहा होता है, एंड दैट इज व्हाई देयर आर गोइंग टू बी नंबर ऑफ थिंग्स विल बी डन ओवर हियर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द स्ट्रक्चर्स ओवर हियर. सारे स्ट्रक्चर्स मेरे यहाँ पे क्या है उनको हम यहाँ पे सीखते हैं. So now you can see some pictures over here. You can see over here the ovaries and you can see the uterus, right? जब भी आपके सामने यूट्रस टर्म आता है, ये हम वापस से बाद में रिपीट करेंगे, लेकिन जब भी आपके सामने यूट्रस टर्म आए, द वन थिंग यू हैव टू नो, यूट्रस इज नोन फॉर इम्प्लांटेशन. जब भी हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में, सो यूट्रस आपका एक मस्कुलर ऑर्गन आपको वहां पे मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. इट इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर शेप. इसको हम कहते हैं इट लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड पियर शेप. इट लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड पियर शेप. और जब भी हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में, सो यूट्रस इज वेल नोन फॉर द इम्प्लांटेशन. तो यहाँ पे बेसिकली जायगोट का इम्प्लांटेशन होता है. दिस इज द लोकेशन where I'll be finding the zygote will get implanted. So this is the site where the zygote will get implanted. Implantation. So basically यहाँ पे zygote आपका implant किया जाएगा और यहाँ पे उसका डेवलपमेंट होगा. So that is what uterus is known for. इसको हम बाद में और डिटेल में सीखेंगे कि ये 3 लेयर्स आपके यहाँ पे क्या करती है. We'll see that later. So that is something we'll have a look at that. So ये आपकी एनसीईआरटी की यहाँ पे आपकी पिक्चर है. So you can see the you have a uterus, you have the ovaries over here, you have the cervix, cervical canal, vagina. You can see all the things over here, right? So slowly we'll have a look at them, all the structures. This is a lateral view. ये आपका यहाँ पे lateral view आपको यहाँ पे दिख जाएगा of the female reproductive tract. Again, you can see the vagina, anus, rectum, all the things can be seen over here. This is a lateral view of the female reproductive tract. Okay. So हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि हमें एक एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखना, समझना, एंड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे रोल क्या प्ले कर रहा है, टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ रोल दे आर गोइंग टू प्ले. सो जब भी हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा अ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी अ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. द वे आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, जहां पे पीनस वाज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यहाँ पे भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में हम लोग देखेंगे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी आर सिंपली गोइंग टू रन थ्रू इट. ओके, बट दैट इज आल्सो समथिंग यू विल फाइंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब इन सब के साथ साथ दिस वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस विल बी मेमोरी ग्लैंड्स. सो मेमोरी ग्लैंड्स आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ माय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द नर्सिंग ऑफ द बेबी पोस्ट बर्थ, राइट. सो पोस्ट बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो भी नरिशमेंट आपको मिल रहा है बेबीज को, वो मिल रहा होता है वाया द लाइक विद द हेल्प ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स आर गोइंग टू प्ले द इंपॉर्टेंट रोल. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. विल सी दैट अगेन दोस थिंग्स इन डिटेल. सो पेयर ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब के बारे में आप यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हो, दिस इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. दिस इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. ये आपका वो लोकेशन होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होते हुए मिलेगा. ये वो लोकेशन होता है जहां पे आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपके फ्यूज होते हैं. दिस इज अ लोकेशन वेयर द मेल एंड फीमेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज. एंड इसलिए याद रखना, ये एक चीज आता है कि फैलोपियन ट्यूब आपका वो लोकेशन है. वहां पे भी एग्जैक्टली कहाँ पे होता है वो हम देखेंगे, बट ये एक चीज यहाँ पे याद रखना अभी के लिए. यूट्रस जब भी आपके सामने टर्म आ रहा है, यू हैव टू नो दिस इज वेयर द इम्प्लांटेशन विल टेक्स प्लेस. दिस इज वेयर द इम्प्लांटेशन is going to takes place, right. यहाँ पे implantation होता है zygote का. And vagina is a location where the sperms have been released. यहाँ पे आपके male gametes release किए जाते हैं. तो vagina is a location where the male gametes are released. Male gametes are released. So कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले से होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है. एंड ओवरीज नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू दे आर द साइट्स वेयर you will get to see the gamete formation will be happening and the male female sex hormone will be forming over there. ठीक है, तो ये बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. चलिए सर, इस्थिमस एम्पुला के जंक्शन पे होता है. हाँ बेटा, वो भी हम देखेंगे, जब फैलोपियन ट्यूब देखेंगे ना तब वहां पे होगा. बिल्कुल सही. सो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवरीज इन स्लाइटली मोर डिटेल. So when we discuss the ovaries separately,
So ovaries are located in the pelvic region. So ovaries are located in the pelvic region. ये pelvic region में देखने के लिए मिलती है in the lower abdominal. pelvic region में कहाँ पे? In the lower abdominal region के अंदर. तो lower abdominal region में. Abdominal region. This is where you will get to see the ovaries will be seen. In the lower abdominal region, pelvic region, you will get to see them. So you will have a pair of ovaries. Ovaries will be always going to be there in the pair. अब ओवरीज का जो लेंथ यहाँ पे होता है, ओवरीज का लेंथ होगा अराउंड 2 से 4 सेंटीमीटर. 2 to 4 सेंटीमीटर विल द लेंथ ऑफ द ओवरीज. तो ये आपका ओवरीज का यहाँ आपका लेंथ, यू विल गेट टू सी दैट, राइट. अब ओवरीज आपकी पोजीशन दी गई है आपके पेल्विक रीजन के अंदर विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स. सो याद रखना, ओवरीज आर द वन व्हिच आर attached to the pelvic region. So these ovaries are always going to be attached to the pelvic region. They are attached to pelvic region. And Hanji, someone has a question क्या? CM. महेश, कुछ सवाल है आपका? Nothing, ना? No sir. तो ठीक है. Attached to pelvic region and uterus. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. लेट हो गया बेटा? सर वो डॉक्टर आ गए थे, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है. Alright, okay बेटा, ठीक है. So ovaries have been attached to the pelvic region and the uterus with the help of the ligament. ये जो attachment आपको यहाँ पे मिलेगा आपके ovaries का in the pelvic region के अंदर. So basically ovaries आपकी जो position की हुई है, they're in the pelvic region and they're attached to the pelvic area and the uterus. और ये attachment आपका कैसे आ रहा है यहाँ पे? With the help of the ligament. So this attachment is all happening with the help of the ligaments. So ligaments की मदद से they are being attached over there. So in ligaments की मदद से they are being positioned over there. So they have been positioned in the in that particular area with the help of the ligaments. तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. This is one thing you should be very much clear with. Now, क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि ओवरीज आपके यहाँ पे, जहाँ पे आपका ओवा फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा. So let's try to understand कि इसका internal structure कैसा होता है. तो ये तो हमने बाहर से देख लिया कि ओवरीज आपने अटैच ओवर देयर, something we know that, right? Let's try to understand कि इसका internal structure है, इसके अंदर की anatomy आपको क्या मिलेगी देखने के लिए. Now before that, ये चीज याद रखना, it's a very important thing कि you have a pair of mammary glands, right, which are structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? All the parts of reproductive system जो अभी हमने यहाँ पे देखे, ovaries, fallopian tube, uterus, vagina, along with the mammary glands. So all the parts along with the mammary glands, ये collectively help कर रहे हैं आपका यहाँ पे ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare के लिए. So they are doing all the purposes over here. तो ये बात भी आ रहा है, it's a very important statement which at times become a part of a statement वाले question के अंदर. So all the parts which you have done along with the mammary glands, they collectively play the role in overall development of the newly born baby. उसके development के लिए ये लोग यहाँ पे एक बड़ा ही important यहाँ पे role play करते हैं, right? So now you can see again, you can see the ovaries over here, and as I've told you, they are located in the pelvic region और pelvic area से ये attached है with the help of the ligament. Pelvic area और uterus दोनों साइड पे attached रहेंगे with the help of the ligaments. So you'll find them getting attached over there. Okay. Now let me just try to give you some idea कि इसका internal structure कैसा होता है. तो अगर आप internal structure अगर आप observe करोगे, if you observe the internal structure of the ovary, then इसको आप दो parts में आप divide करो. You will have the outer area. You will have the outer area over here. You will have something like the outer area in this. The outer area is going to be called as your cortex. So the outer area आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, the outer region which will be seen over here, the outer region in the ovaries will have a term and that term is going to be called as your cortex. उसको हम बोलते हैं cortex, ovarian cortex या simply cortex आप यहाँ पे याद रख सकते हो. और जो आपका इंटरनल जो आपका यहाँ पे एरिया होता है, the area which is going to be on the inner side, तो इंटरनल आपको यहाँ पे जो एरिया मिलेगा, the internal area will be called as the medulla. बिल्कुल सही. Internal area जो आपका यहाँ पे होता है, that area is called as the medulla. So ये आपको मिलेगा, देखिए, this is a
सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरीज। अगर आप इसकी एनाटॉमी अगर आप देखते हो तो आपको एक आउटर रीजन आपको याद रखना है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज कॉर्टेक्स, एंड द इनर एरिया इज कॉल्ड एज माय मेडुला। सो दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द ओवरी। अब आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिस वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर इज कि ओवरी के अंदर यू विल हैव द आउटर लेयर। सो ओवरी विल हैव आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियम। Ovary will always have the outer layer. You will get to see the outer layer, and the outer layer is of the epithelium. So outer layer of epithelium will be seen over here. So outer layer यहाँ पे आपको मिलेगी देखने के लिए आपको epithelium की, ठीक है। So outer layer जो आपके यहाँ पे होती है वो आपकी होती है आपकी epithelium की, आपको outer layer यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाती है। अब जो आपका सेंटर में आपके यहाँ पे जो मेडुला है, सेंटर में आपको यहाँ पे जो मेडुला है, that center वाला part over there will be having certain things. सो ओवरी के हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, और जो मेडुला का पार्ट होता है उसमें आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा अ गुड अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसके अंदर आपको दो चीजें आपको याद रखनी है कि आपका जो मेडुला का पार्ट होगा दैट विल हैव टू थिंग्स, इट विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ द नर्व्स। तो यहाँ पे आपको नर्व्स मिलेंगे, अ गुड अमाउंट ऑफ नर्व्स विल बी सीन ओवर हियर, राइट, जो ब्रेन से आ रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी द ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सो यू विल गेट टू सी द ब्लड वेसल्स एंड यू विल गेट टू सी द नर्व्स ओवर हियर। सो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स काफी क्लियरली आपको इस बेल्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे इन द मेडुलर पार्ट के अंदर, ठीक है। इवन यू फाइंड लिम्फेटिक वेसल्स, वो भी आपको हमें मिल जाते हैं। सो ऑल द वास्कुलर सिस्टम आपको मिलेगा देखने के लिए आपके मेडुला के अंदर। कॉर्टेक्स जो आपका यहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स इज बेसिकली गोइंग टू हैव द फॉलिकल्स। कॉर्टेक्स जो आपका यहाँ पे होगा that will have the presence of the follicles. यहाँ पे आपको follicles देखने को मिलेंगे। follicles क्या होते हैं वो आप बाद में समझोगे। So follicles are something you will find in the cortical region, या cortex area में आपको follicle मिलता है। आप अभी के लिए इतना याद रख सकते हो कि follicle ही मेरा वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे मुझे ओवा देखने के लिए मुझे वहां पे मिल सकता है। यहाँ पे मुझे मेरा ओवा फॉर्मेशन या ओवा फॉर्मेशन यहाँ पे मेरा होगा। विल सी दैट लेटर। सो कॉर्टिकल कॉर्टेक्स में आपको follicles मिलेंगे, एंड सेंटर वाले एरिया में आपको मिलते हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, राइट। आउटर लेयर जो होती है आपके ओवरीज के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द एपिथेलियम। सो एपिथेलियम इज द आउटर लेयर ऑफ द ओवरीज, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ द बेसिक थिंग यू हैव टू नो। इसके बियॉन्ड आपको याद नहीं रखना, इतनी चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। नाउ सो ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल रीजन। ईच ओवरी इज अराउंड 2 to 4 centimeter in length and connected to a pelvic wall and uterus by ligament, something we have already discussed that। आपको लिगामेंट से अटैच आप वहां पे वो मिल जाएंगे। ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जहां पे आप देख सकते हो यू हैव अ आउटर एपिथेलियम, दिस इज अ क्यूबॉइडल। इतना याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, यू हैव टू नो दैट यू हैव अ आउटर एपिथेलियम। सेंटर पार्ट इज माय मेडुला, इट कंटेन्स माय न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, मतलब नर्व्स और ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। एंड द आउटर इज माय कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स कंटेन्स द ओवरियन फॉलिकल्स। सो बेसिकली आपको यहाँ पे फॉलिकल्स वाले स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर कट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। जो लोग क्लास में थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग वी आर एक्चुअली गोइंग अहेड विद, जहाँ पे हमारा ओवरी वाला पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिलम क्या है? हिलम इज एरिया ओवर हियर। सी हिलम या आपका वो एरिया है जहाँ पे आपका ट्रांजिशन हो रहा है आपके मिडल पार्ट और कॉर्टेक्स का। सो द मिडल मेडुला एंड द कॉर्टेक्स, जहाँ पे आपका ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है ना, जहाँ पे वो आपका मिक्स हो रहा है यहाँ पे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज हिलम। अगेन दैट्स नॉट रेलेवेंट टू यू, इसलिए मैं उसे यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। आप इस हिलम को याद में रखना, उस हिलम को याद रखना जो आपके प्लांट के अंदर मिलता है, ठीक है। वो एल्यूरियल लेयर के ऊपर मिलता है वो वाला क्या? क्योंकि इसमें से ये वाला नहीं आएगा कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर, ये वाला नीट में नहीं आएगा। फिलॉसफी इज द हिलम व्हिच इज बेस्ड ऑन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग, इसलिए आप इसको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। जैसे बहुत सारी लेबलिंग कई बार पिक्चर में आती है, यू कैन सिंपली इग्नोर दैट। देन लेट्स टॉक अबाउट माय फैलोपियन ट्यूब। फटाफट बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में यहाँ पे। तो जब भी आप बात करोगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में यहाँ पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इट विल हैव 3 पार्ट्स। सो पहली चीज, फैलोपियन ट्यूब को हम यहाँ पे इवन बोलते हैं एज अ ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को हम यहाँ पे इवन बोलेंगे एज अ ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम यहाँ पे हो जाता है आपका यहाँ पे ओविडक्ट, राइट। अब फैलोपियन ट्यूब को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसका लेंथ आपका यहाँ पे रहेगा अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। सो 10 to 12 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट टू सी आपको एक फनल शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल रहा है, एंड दैट फनल शेप स्ट्रक्चर ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर infundibulum। infundibulum, so funnel shape structure जो आपको यहाँ पे मिलता है, that is going to be called as my infundibulum,
है। सो याद रखना फेलोपियन ट्यूब के भी आपके 3 पार्ट्स आपके यहाँ पे होते हैं। द फर्स्ट पार्ट जो आपके ओवरी से सबसे पास में है, राइट, ओवरी से सबसे क्लोज कनेक्शन में है, दैट इज द इनफंडिबुलम। अब जो इनफंडिबुलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इनफंडिबुलम के पास यू कैन सी सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कैन बी सीन ओवर देयर। फिम्बरी। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज माय फिम्बरी। बहुत बढ़िया महेश, कॉल्ड एज अ फिम्बरी है। सो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे फिम्बरी। अब फिम्बरी करते क्या है यहाँ पे? सो फिम्बरी बेसिकली आपके यहाँ पे हेल्प करते हैं ओवा को कलेक्ट करने में। फिम्बरी आर गोइंग टू एक्चुअली हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवा फ्रॉम द ओवरी, और फिर उसे वो भेजेंगे टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो फिम्बरी का रोल याद रख लेना, जो आप वापस बाद में देखोगे व्हेन वी विल सी द ओवा गेटिंग रिलीज, कि फिम्बरी ओवा को कलेक्ट करेंगे आपके ओवरी में से, एंड देन दे विल सेंड टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज वन थिंग आपको। उसके बाद सो यू कैन सी अ फनल शेप इनफंडिबुलम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। Then you have a wider area. Somewhere over here you'll have a wider area, and that wider area will be having the ampulla. This area is called as by ampulla. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a ampulla. So wider area जो आपका होता है उसे हम बोलेंगे यहाँ पे as ampulla. और ampulla के बाद upper part मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, the upper area over here which are we seeing over here, that is called as my isthmus. So you have a infundibulum, you have an ampulla, and then you have the isthmus over here. अक्षरा बताइए क्या सवाल है आपका? सर आपने फिम्बरी के फंक्शन क्या बोला? Collection of ova from the ovary, collection of the ova from the ovary and transporting them to the other parts of the fallopian tube. तो ये ओवा को कलेक्ट करेंगे ओवरी में से, क्योंकि ओवा से ओवरी से काफी क्लोजली एसोसिएटेड है ना यहाँ पे वो, तो वहां से ओवा को लेंगे ओवरी में से, जब ओवा निकलेगा वहां से वो पिकअप करेंगे और फिर उसे भेजेंगे आपके अदर पार्ट्स के अंदर। सो दैट इज व्हाट योर फिम्बरी इज नोन फॉर। तो ये बात आपको इसके अंदर एक तो याद रखनी है। सो दैट्स योर isthmus, ampulla, infundibulum, समथिंग शुड बी वेरी मच ऑल ऑफ यू शुड बी क्लियर विद, राइट। तो ये 3 पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेलोपियन ट्यूब आपका वो वाला एरिया है जहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होते हुए मिलेगा। दिस इज अ लोकेशन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो याद रखना फर्टिलाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द एम्पुला isthmus रीजन। तो यहाँ पे जो एम्पुला isthmus का जो आपको रीजन मिलेगा यहाँ पे, दिस रीजन इज अ साइट, दिस इज अ साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये होती है आपकी साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, दिस इज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। सो मेल गैमेट यहां तक आता है, मेल गैमेट पूरा वजाइना सर्वाइकल रीजन क्रॉस करते हुए आपका पहुंचेगा टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब, एंड वहां पे आने के बाद द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस एग्जैक्टली एट द isthmus एम्पुला रीजन वाले लोकेशन पे फर्टिलाइजेशन होते हुए मिलेगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, और थोड़ा सोच के बताना, कि अगर हम फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट कर दें, अगर हम फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर दें, तो क्या ओवा फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? ओवा फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सी बात है, ओवा फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोई चांस नहीं रहेगा कि आपके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो, लेकिन ओवा फॉर्मेशन हम तो आपके यहाँ पे होगा। सो याद रखना, इफ यू मेक अ कट ओवर देयर इन द फेलोपियन ट्यूब, देन द ओवा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हो जाएगा। बताइए महेश, बताइए, बोलिए। नहीं होगा, आपकी आवाज कट रही है। ओवम ऑलराइट, ये कोई बात नहीं सर। हाँ, वो तो होना ही नहीं, फर्टिलाइजेशन तो आपका यहाँ पे होगा नहीं, बिल्कुल सी बात है। ओवा फॉर्मेशन हो जाएगा, बट देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट हाँ, याद रखना ओवा फॉर्मेशन, क्योंकि उसका कोई लिंक नहीं है ना, वो तो ओवरीज के अंदर हो ही रहा है, दैट विल कीप ऑन हैपनिंग। तो इतनी बातें याद रखना ओविडक्ट को लेके। 10 to 12 सेंटीमीटर का ये लोकेशन है आपके यहाँ पे। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन याद रखना isthmus एम्पुला, एंड इनफंडिबुलम के पास होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे फिम्बरी है, जिनका काम होगा ओवा को कलेक्ट करना फ्रॉम द ओवरी। सो दैट इज व्हाट दे आर बीन नोन फॉर, राइट। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द यूट्रस। यूट्रस को इवन कहा जाता है एज अ वोम। इट इज अ सिंगल लार्ज मस्कुलर हाईली वास्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप जैसा यूट्रस का आपका शेप यहाँ पे, इट इज लुक लाइक इन्वर्टेड पियर शेप, राइट। प्रेजेंट बिटवीन द पेल्विस, बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। सो ब्लैडर और रेक्टम के बीच में आपको ये मिलेगा देखने के लिए। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूट्रस इज अ साइट फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस जो आपका होता है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी अ साइट फॉर द इम्प्लांटेशन। इट्स अ वेरी वास्कुलर स्ट्रक्चर, एंड आई थिंक इट सेंस भी करता है कि अगर ये वो लोकेशन है जहाँ पे ऑफस्प्रिंग डेवलप करेगा, सो यू नीड टू बी अ वास्कुलर। सो इम्प्लांटेशन को यहाँ पे होते हुए हमेशा मिलेगा। सो इम्प्लांटेशन इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इनसाइड द यूट्रस ऑल द टाइम। अब यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर हियर।
सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि यूट्रस की जब हम यहाँ पे बात करें, when we are discussing something about the uterus, so again it will have 3 parts. यूट्रस के अंदर आपको 3 पार्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, क्लियर कटली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. द आउटरमोस्ट रीजन, आई थिंक वो हम यहाँ पे देख पाएंगे, द आउटरमोस्ट रीजन ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम. आउटरमोस्ट रीजन ऑफ द यूट्रस, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरीमेट्रियम, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरीमेट्रियम, क्योंकि ये आपका आउटरमोस्ट रीजन है. तो जब भी हम बात करते हैं, लेट मी सी, हाँ, जब भी हम बात करते हैं अबाउट पेरीमेट्रियम के बारे में, suddenly Mahesh is active. So when we talk about the perimetrium, याद रखना, it is a thin outer layer. It is the thin outer layer. Okay, ये आपकी thin outer layer आपकी होती है यूट्रस की. Then you have the myometrium after that. That's going to be the middle layer. Then you will have the myometrium. अब myometrium के बारे में आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है. It is going to be thick, muscular. So ये आपकी एक thick layer आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, और यहाँ पे आपको मिलेगा smooth muscles देखने के लिए. So myometrium is going to be thick and will be having the smooth muscles. यहाँ पे आपको मिलेंगे smooth muscles. अब एक और चीज यहाँ पे याद रख लो कि myometrium is a layer जो हेल्प करती है इन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. सो याद रखना, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है आफ्टर द 9 months, वो टाइम पे myometrium विल अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. myometrium रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली हेल्प्स इन द प्रोपल्शन ऑफ द बेबी. दिस एक्चुअली हेल्प्स इन पुशिंग द बेबी आउट ऑफ द body or out of the vagina. It is going to be pushing out with the help of the contraction happening over here. So myometrium के अंदर you will get to see the contraction will takes place. ये rhythmic contraction आपका तब होता है during the childbirth event. So childbirth के टाइम पे यहाँ पे contraction होगा, and because of that the baby is been pushed outside the body. तो ये बात याद रखना कि myometrium का रोल क्या होता है. It is known for the rhythmic contraction during the childbirth. तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है. So this is again a very important thing which has to be known. Right? Then you will have next thing is going to be the, उसके बाद जो तीसरी चीज आपको यहाँ पे लिखी है, that is my endometrium. So third thing is going to be the endometrium. अब endometrium के बारे में आपको याद ये रखना है कि ये वो लेयर है. It is the innermost layer. That's one thing. सबसे innermost layer आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, endometrium. और innermost layer के अंदर ही आपका implantation यहाँ पे होगा. So innermost layer के अंदर ही implantation होता है. So this is the side where the implantation takes place. Implantation of zygote. तो यहाँ पे ही implantation of zygote आपका होते हुए मिलेगा. ओके, सेकेंड चीज याद रखनी है आपको यहाँ पे कि ये जो आपकी लेयर होती है, इट इज गोइंग टू बी वास्कुलर एंड ग्लैंडुलर. ये हाईली वास्कुलर, मतलब इसमें कई ज्यादा आपको ब्लड वेसल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे. सो इट्स गोइंग टू बी हाईली वास्कुलर. इट इज गोइंग टू बी हाईली वास्कुलर एंड ग्लैंडुलर. Someone has a question. 2 मिनट रुक जाओ बेटा. बताइए तवनप्रीत, बताइए क्या सवाल है आपका. सर मायोमेट्रियम में भी वेस्कुलर नहीं, मायोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स आपकी मिलती है. ब्लड वेसल तो आपको हर जगह मिलेगी आपको. इवन इन द पेरीमेट्रियम द हाई अमाउंट पे जो आपको वास्कुलर जो आपको ब्लड वेसल मिलेगी, वो आपको मिलेगी एंडोमेट्रियम के अंदर. ब्लड वेसल तो आपको हर जगह आपको मिलेगी, बट हाई अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स विल बी सीन इन द एंडोमेट्रियम. जो सेंस भी करता है, बिकॉज ये आपको वो लोकेशन है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, जहाँ पे ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा. So makes sense that it will be highly vascularized and glandular. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. So this thing is to be remembered. बोलो बेटा बोलो. The glandular means glands present. Glandular मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के आपको ग्लैंड्स मिल सकते हैं. क्या होते हैं ग्लैंड्स, किस टाइप का सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन किस तरीके से हेल्प करता है, विल सी समथिंग ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन. ठीक है, बट फिलहाल क्या रखना, यू विल हैव अ ग्लैंडुलर टिश्यू विल बी सीन ओवर हियर. राइट. सो ये आपको याद रखना है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. एंड अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन रोल प्ले करे इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द मायोमेट्रियम, जहां पे आपको स्मूथ मसल्स देखने के लिए मिलेंगे एंड दे विल हेल्प इन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, सो ये 3 टर्म्स याद रखना. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द एंडोमेट्रियम. राइट. नए बच्चे, आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? रुबीना, आपको यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर. एंड आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एज वेल. बाकी सारे जो हमारे पुराने बच्चे हैं, राइट, इट्स क्लियर टू. ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज माय मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. ओके, नाउ
let's talk about the, so there's something we have done. So after uterus, the next thing you will get to see is the cervix, or what you call as a cervical canal. So उसके बाद जो next चीज आपको यहाँ मिलेगी, that's the cervix, right, which will have a small cervical canal over here, and then the vagina. Now they don't have a particular role. Vagina आपका वो साइड है जहाँ पे मेल गैमेट्स का डिपोजिशन वहाँ पे होता है, but उसके अलावा you don't find any other role to be played over there. Okay, so you will find the lower narrow part through which the uterus opens into vagina is cervix. So आपका the uterus will open into vagina via cervix. The cavity of the cervix is called as a cervical canal. जो cavity आपको यहाँ पे मिलती है उसको हम कहते हैं as a cervical canal. अब याद रखना, cervical canal plus vagina is called as your birth canal. यहाँ पे लिखा है cervical canal plus vagina is going to form the birth canal. So कई बार अगर आपके सामने ये statement आता है या direct question आता है कि birth canal किसे कहते हैं, तो याद रखना cervical canal plus vagina is called as your birth canal. That is something called as a birth canal, right? Cervix को आपको यहाँ पे डिटेल में समझना नहीं है. They don't have a very significant special role over there. It's just a canal through which the male gametes आपके इधर travel करेंगे और after the development of the baby is going to pass out from here. Okay, तो ये हो गया आप यहाँ पे cervix and the birth canal. So this is something you have to know. So now you can see all these terms: perimetrium, myometrium, and endometrium. ये तीनों हमने टर्म देख लिए. एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, myometrium, लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड लेयर ऑफ हाईली वास्कुलर ग्लैंडुलर टिश्यूज गोइंग टू बी द एंडोमेट्रियम. तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी. तो यहाँ पे हमने बेसिकली सारे मेजर स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे देख लिए अबाउट माय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. नाउ वी कैन मूव ऑन टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, राइट. और उसके पहले एक चीज यहाँ पे आप देख लो. सो द you will find underneath the cervix there will be a vagina, right? And then in the lower part of the vagina you have something known as my vaginal orifice. ये जो lower part आपका यहाँ पे होता है जिसको हम even बोलते हैं यहाँ पे as a vaginal orifice, right? And this area is covered by a mucous membrane called as the hymen. This area is covered by a mucous membrane called as a hymen. Now hymen is something which is not an indicator of any kind of sexual activity. Generally what has been observed that hymen get broken down during the sexual activity, right? But even if someone does not have a sexual activity, that can get broken down because of the some kind of physical activity also. This area can get broken down. तो कई बार statement ऐसे आते हैं क्वेश्चन के अंदर that hymen is an indicator of sexual activity. The answer is no, right? Presence or absence of hymen, it is a mucous membrane. यहाँ पे आपको mucous membrane आपको यहाँ पे मिल जाएगी. इसका presence या absence कभी भी एक indicator नहीं होता of a sexual activity. So that is something should be clear. Okay, तो ये आपको मिलेगा right underneath the vagina. You will have the vaginal orifice, right? हाँ जी मोनिका बताइए. सर मतलब इसका कोई अगर स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये कहीं मतलब प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसा होगा या मतलब सब में प्रेजेंट होता है ये? You can have a case where the hymen might not be present. Yes, you can have the cases where you might not even have the hymen, right? So that's why it has been very clearly mentioned presence or absence of hymen is not an indicator of any kind of sexual activity. And it's not also the fact that it always gets broken during the sexual activity. It can get ruptured even if someone having a normal physical exercise. So yeah, that is the thing you have to know. Yeah. All right. So now let's talk about my female external genitalia. So genitalia वाले part को हम यहाँ पे देखते हैं. Now this topic is something जहाँ से आपके questions नहीं आते. So we are going to just quickly run through this, right? जो NCERT का portion है वो हम यहाँ पे देख लेंगे and we'll move through it, right? Because that's not going to be another topic जहाँ से we get to have any questions. इसको हम कहते हैं यहाँ पे as a vulva. This female external genitalia is the only thing we are going to call it as a vulva, right? So चलिए let's me show you the statement and let me explain the statement. So female external genitalia के अंदर you have few things. You have a mons pubis, you have a labia major, labia minor, excuse me, hymen and clitoris, right? So जब भी बात की जाती है mons pubis के बारे में, it is actually nothing but a fatty tissue वाला area. It is an area which will have the fat deposition. It's a small area, right? And the small area will have a fat deposition. It will have the fat, I would say fatty deposition will be seen over here. And along with that, plus there's going to be a pubic hair. There's going to be presence of a pubic hair. Someone has a question. Is there a question? Is there hand raise किया था? Anyone? नहीं. बेटा वापस बोलना. सर गलती से हुआ. गलती से हो गया, ठीक है. Yeah, so it will have the fatty deposition will be seen the pubic mons pubis and it will have a presence of a pubic hair, right? That's two things we'll get to see. यहाँ पे mention भी क्या हुआ है.
Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by a skin and a pubic hair. That's it. Then you have a labia majora. अब labia majora क्या होता है? It's like a skin का एक folding होगा. It's a fleshy fold of a skin. It is a fleshy fold of a skin. तो skin का एक fleshy folding आपको मिलेगा यहाँ पे, and that is going to be called as the labia majora. That is going to be called as the labia majora. अब labia majora जो आपका यहाँ पे होता है, it is going to be again as I told you, it's a fleshy skin which will be seen over there. और on the inner side, ये अगर मेरा यहाँ पे labia majora है, it is my labia majora. तो इसके inner side पे you will get to see the labia minor. और labia minor will be seen on the inner side. So again आपकी और दो folding आपको यहाँ मिलेगी skins की यहाँ पे, a slightly smaller one, and the smaller folding जो पूरे आपके vaginal temperature को cover करेंगे, that is called as the labia minora. That is called as the labia minora. Yeah. तो आप यहाँ देख सकते हो, labia majora is a fleshy fold of a tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening, and it has been seen surrounding the vaginal opening. So you can have something like this. If this is going to be a vaginal opening, assume that this blue one is the vaginal opening. This is the vaginal opening, and uske above you will have the presence of the urethral opening. Above that, there's going to be a presence of the urethral opening. Urethral opening. और ये जो हमने स्ट्रक्चर अभी तक आपको बताया यहाँ पे, they are going to cover them, right? और आपका जो mons pubis यहाँ पे होता है, that is going to be on the upper part. Mons pubis is nothing but something we'll find in this area. This fatty layer जो आपको यहाँ मिलेगा, that's going to be a mons pubis over here. Okay. So ये हमने आप देख लिया. Then labia minora are paired folds tissue under the labia majora. Something I've just told you कि आपका जो labia minora यहाँ पे होगा, it will be underneath या within the labia majora के अंदर आपको ये मिलेगा देखने लिए. तो ये जो ग्रीन कलर का जो मेरे यहाँ पे फोल्डिंग मैंने बना के रखी है, इसके इनर साइड पे मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे लेबिया माइनोरा. बताइए शिव, क्या सवाल है आपका? सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए क्योंकि सर मैं बाहर गया था, बारिश हो रहा है सर, तो थोड़ा बाहर जाना पड़ा था. सही वाले टॉपिक जो भी चल रहे सही वाले. देखो डाउट यहाँ पे, you will have a mons pubis which is the outermost layer, which is the layer you will find right above the your particular labia majora. So mons pubis basically आपका यहाँ पे होता है, it will have a fatty tissue covered by a, it will have a skin covered by a skin and a pubic hair. Then you will have a labia majora and you have a labia minora. Labia majora are nothing but my two fleshy folds. ये आपके दो fleshy folds आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, which will be seen surrounding the vaginal opening. और उन्हीं fleshy folds के inner side पे, उन्हीं fleshy folds के inner side पे there's going to be a labia minora. Okay, so these are the two things you have to know. Now you have a vaginal opening and right above that there's going to be a urethral opening. So vaginal opening के बिल्कुल ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका urethral opening. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रख लेना, जो आपका नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेगा, above the urethral opening के ऊपर there's going to be a finger like projection. Urethral opening के ऊपर there's going to be a small finger like projection, and that small finger like projection जो वहां पे होता है उसको कहा जाता है as a clitoris. उसको हम बोलेंगे as a clitoris. So that is something which will be called as a clitoris. That is something over here will be called as your clitoris. Yeah. So this is something which will be called as a clitoris. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो urethral opening आपका यहाँ पे होगा, उसके right above you will have a small finger-like projection, and that is going to be called as the clitoris. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. So the opening of the vagina is often covered by a partial membrane called as the hymen. ये तो हम already देख चुके हैं, right? The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora and above the urethral opening. ये urethral opening as a key indicator आप यूज कर सकते हो उसके लोकेशन को देखने के लिए. Above that you will have the presence of the clitoris. और याद रखना, clitoris is a finger like projection. अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लेना आप लोग कि अगर आपसे कोई पूछे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर which part is homologous to the penis, so if they ask you which part is going to be homologous to penis, then आपका वहां पे आंसर होगा clitoris. So homologous to penis जो आपका एक पार्ट होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मिलेगा देखने के लिए, that is going to be the clitoris. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a clitoris. So you will find such kind of statement coming in the question that which part is going to be homologous to the penis, then the answer is going to be the clitoris. And clitoris is going to be a finger-like projection which will find right over the urethral opening. Okay. And females reproductive system में आपको याद रखना है
कि यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है, वजाइनल ओपनिंग अलग होती है. समथिंग यू डोंट फाइंड इन द लाइक इन द मेल्स के अंदर यूरेथ्रा विल हैव द यूरोजेनिटल ओपनिंग, बट ओवर हियर थिंग्स आर गोइंग टू बी सेपरेट ओवर हियर. ओके, तो ये बात याद रखना. सो प्लीज रिमेंबर यू हैव द मॉन्स प्यूबिस, labia majora, labia minora, you have urethral opening, vaginal opening, and along with that you have the clitoris. Okay, and we have already discussed the hymen, which is the mucous membrane ki sheath surrounding the vagina. So this is what you have to know. NCERT में जो लिखा हुआ है ना, बस वो follow करना for this particular topic. As we have seen number of questions asked from this particular topic were coming roughly 10 years back, right? So because recently you don't find a question going from this, so you just have to go through the NCERT part. That's the only thing you have to know. राइट. तो यहाँ पे हमने ये सारे पार्ट्स देख लिए. नाउ विल मूव ऑन टू द पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. नाउ विल जंप ऑन टू द आइडिया ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स. अब पहले ये बताओ कि यहाँ तक सारी चीजें आप सबको क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. चलो चेक करते हैं कितना क्लियर है. अच्छा, पहले एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं. अब नाउ व्हाट यू गेट टू सी ना, नियर बाय द वजाइना और ऑन द ईदर साइड ऑफ द वजाइना यू हैव सम ग्लैंड्स. सो यू हैव समथिंग लाइक अ बार्थोलिन ग्लैंड, you have some Bartholin gland and you have a Skene's gland. So Bartholin gland and Skene's gland are the two glands you will get to see over there. Okay. अब ये जो आपके यहाँ पे glands होते हैं, the glands which will be finding over here, right? जो glands आपको यहाँ मिलते हैं, these glands will have a specific role. These glands are the one which are known to release the mucus. They are known to secrete mucus. And this mucus is known for lubricating vagina. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. That Bartholin gland and Skene's gland are the two glands which will be finding nearby the vagina. And इनका काम होता है, they are going to secrete the mucus. They are known to secrete the mucus, and that mucus secretion is known for the lubricating the vagina. Lubrication of vagina actually helps during the coitus for the easy transport of the male gametes. So that is something you will get to see over here. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाता है कि glands आपके कहाँ पे होते हैं, then you can simply tell them on the either side of the vagina. On the either side of vagina. That is the location. That is the location for this particular. ठीक है. So Bartholin gland is much more important for you than a Skene's gland. यहाँ से secretion आपका ज़्यादा amount में आता है यहाँ पे, and compared to the Skene's gland, and you also find question coming from this is much more prominent. So ये एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो. इसको हम इवन कहते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी आप इन्हें यहाँ पे कह सकते हो. ठीक है. Now let's jump on to the memory glands. Memory glands की स्टोरी को हम यहाँ पे समझते हैं कि memory glands क्या करते हैं, what kind of role they play, and what are their structures over there. So जब भी हम डिस्कस करेंगे about the memory glands, whenever we discuss about the memory gland डिस्कस करने के पहले एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन हमें पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा अश्योरेंस मिल जाए, हमें भी अश्योरेंस मिल जाए कि हाँ जी सबको समझ आ रहा है सब कुछ यहाँ पे. लेट मी जंप ऑन टू द couple of questions over here. ठीक है, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा. You have to raise your hand to answer this. The part of fallopian tube closest to the ovary is going to be what? Raise your hand. चलिए 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 जल्दी हैंड रेज करना पड़ेगा आपको इसके लिए. बताइए अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर. जोर से बोलो अनिरुद्ध, जोर से, आवाज नहीं आ रही यहाँ तक. Option B. ऑप्शन बी, राइट. ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर. अब मुझे ये बताइए कि आपको जो इन्फेंटिबुलम होता है उसका शेप कैसा होता है. जानवी, व्हाट इज द शेप ऑफ द इन्फेंटिबुलम? Funnel shape. फनल शेप आपको मिलेगा यहाँ पे, इसका शेप यहाँ पे, एंड यू विल फाइंड इट विल हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहां पे मिलती है उनका नाम क्या होता है? फिम्ब्री. राइट. ठीक है. अब मुझे आप इसका आंसर बता दो. ये ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से इस पिक्चर को देखो एंड बताओ कि इनमें से कौन सा लेबलिंग बिल्कुल सही है. Which labeling is going to be true over here? तो देखिए ध्यान से एंड क्विकली आंसर दिस. तो आपको यहाँ पे लेबल यहाँ पे करना है सही तरीके से.
सो टेक योर टाइम, टेक योर 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स एंड देन टेल मी कौन सी लेबलिंग आपके यहाँ पे सही बैठ जाएगी. सो ऑलराइट, बताइए अक्षय कुमार क्या लग रहा है इसका आंसर. सर डी. अक्षय कुमार कह रहे हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन डी. अपूर्वा आपको क्या लग रहा है? सब बी. अपूर्वा को यहाँ पे लग रहा है बैटमैन वाला बी. यहाँ पे अपेक्षा सर डी लग रहा है. ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा. डी, कॉम्प्लेक्स. दीपिका क्या लग रहा है आपको? सर ए. दीपिका ने क्या बोला? ए. दीपिका में आप कह रहे हैं. महेश बताइए. बी. बी. चलो अब मैं भी देख लेता हूँ क्या है इसका आंसर यहाँ पे. बी. So, पहले आप यहाँ पे देखो कि नाउ लेट्स ट्राई टू सी ओवर हियर. यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए को यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं 2 इज द एंडोमेट्रियम. यहाँ पे लोग कह रहे हैं. अब मेरी बात बताओ, 2 यहाँ पे कहाँ से एंडोमेट्रियम यहाँ से लेबल किया हुआ है? दैट इज अ पेरीमेट्रियम. तो अगर आप एक करो तो एक तो आप यहाँ पे वैसे गलत हो गया. ये तो आप यहाँ पे गलत हो गया. यहाँ पे आप सुनो मेरी बात. सो 2 यहाँ पे एंडोमेट्रियम था. 2 का यहाँ पे कहीं से भी एंडोमेट्रियम वाला लेबलिंग सही नहीं है. सो दैट्स गोइंग टू बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? देन आप यहाँ पे क्या होगा? Then B over here is going to be what? You have a infundibulum fimbriae. अब देखो यहाँ पे थर्ड है यहाँ पे infundibulum. ये यहाँ पे सही है, ठीक है. infundibulum मेरा यहाँ पे सही आ रहा है. फोर्थ है यहाँ पे फिमरी है. ये भी यहाँ पे सही लेबल करा हुआ है. फिंगर प्रेशर को फिमरी किया हुआ है. एंड फिफ्थ इज द सर्विक्स. ये भी आपके यहाँ पे सही से करा हुआ है बेटा. सर्विक्स आ गया यहाँ पे सही है. नहीं वो सही है. सर्विक्स एंड सर्विकल कैनाल का आपका सेम आपका आ सकता है. यू कैन यूज द सेम टर्म फॉर देम, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर. ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर यहाँ पे बनेगा. दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. अब इसी को आप दूसरे तरीके से आप देखो. सी को आप ऑब्जर्व करो. फोर्थ के लोग क्या करे? ओविडक्ट फनल. सो फोर्थ आप यहाँ पे देखो ओविडक्ट फनल. चलो आपने इसे मान लिया, दैट इज ओविडक्ट फनल आपने इसे मान लिया, राइट? फिफ्थ ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे से यूट्रस. अब ये फिफ्थ मेरा यूट्रस है क्या कहीं से भी? ये यूट्रस नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू बी यूट्रस, राइट? तो इसलिए फिर आपका यहाँ पे ये गलत हो जाता है. और यहाँ पे वो सिक्स्थ आपका यहाँ पे सर्विस हो रहा है, व्हिच इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ये आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया. अब डी देख लो. डी में क्या आप यहाँ पे 1 इज गोइंग टू बी पेरीमेट्रियम. गलत हो गया. 1 तो आपका यहाँ पे एंडोमेट्रियम है. तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाता है. तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से करना. जस्ट पे अटेंशन टू द लेबलिंग्स एंड देन यू हैव टू सॉल्व देम. सो देन यू कैन गेट योर आंसर्स, ठीक है? तो लेबलिंग को याद रखो ध्यान से कि कौन है एंडोमेट्रियम पेरीमेट्रियम. वो आपको बड़ा हेल्प करेगा टू कम अप विद द आंसर ओवर हियर, राइट? चलो पीछे चलते हैं. लेट्स कम बैक टू माय मेमोरी ग्लैंड्स. और मेमोरी ग्लैंड की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको दूसरी चीज रखनी है. इट इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू. मेमोरी ग्लैंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ग्लैंडुलर टिश्यू. इट्स अ ग्लैंडुलर टिश्यू with fat deposition. So memory glands के अंदर it is going to be glandular tissue. और यहाँ पे आपको fat deposition भी आपको काफी अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So these are the two things which you have to remember. It is going to be a glandular tissue with the certain amount of your fat deposition will be seen over here. Okay. अब हमें देखना है कि glandular tissue करता क्या है. So this glandular tissue is known for the milk secretion. So milk secretion के लिए it has been well known for. तो यहाँ पे milk secretion वाली इवेंट आपका यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. सिद्रा आपको कुछ सवाल है क्या? सिद्रा यू हैव एनी क्वेश्चन? या अच्छा वो होमवर्क, अच्छा क्वेश्चन के लिए आपने हैंड रेज किया? यस सर. ओके ठीक है. तो चलिए बात करें अब मेमोरी ग्लैंड्स एंड हाउ दिस मिल्क सिक्रेशन इज हैपनिंग. अब यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर वो कैसे आएंगे मालूम है क्या? यू हैव टू टेल देम कि पाथवे क्या है. मिल्क सिक्रेशन अगर आपका हो रहा है आपके मेमोरी ग्लैंड के अंदर तो वहां से आपका मिल्क अप टू लैक्टिफेरियस डक्ट तक कैसे आ रहा है, हाउ इट इज रीचिंग टू द लैक्टिफेरियस डक्ट तक. तो इसके ऊपर बेस्ड आपके सवाल यहाँ पे आ सकते हैं. So let's try to see this. So in the mammary glands, you will have around 15 to 20 memory lobules are seen. Memory gland के अंदर आपको 15 से 20 memory lobules आपको मिलते हैं देखने के लिए. These are the structures you will get to see inside the memory gland. So 15 से 20 memory lobules आपको मिलेंगे. अब ये memory lobules क्या होते हैं आप यहाँ पे देख लो. ये जो आपको ऐसे बादल वाले जो स्ट्रक्चर बना के रखे हुए लोगों ने लाइक क्लाउड लाइक से जो यहाँ पे बना के रखे हुए हैं. दिस क्लाउड लाइक इन द लोअर एरिया, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर, ये नीचे वाले जो क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेमोरी लोब्यूल्स. ऐसे आपको 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. सिमिलरली यू विल फाइंड 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स विल बी सीन.
अब मेमोरी लोब्यूल्स में के अंदर क्या होता है? सो मेमोरी लोब्यूल्स विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ सेल, सो इनके अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे सेल्स, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज माय एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, तो याद रखना मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर आपको यहाँ पे सेल्स मिलते हैं, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज माय एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई जो मुझे यहाँ पे मेरे सेल्स मिलेंगे, इनका काम यहाँ पे होता है मिल्क फॉर्मेशन। सो बेसिकली मिल्क फॉर्मेशन यहाँ पे ही हो रहा होगा। सो एल्वियोलाई आर द सेल्स जहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन होते हुए आपको मिलता है। सो दिस इज द साइट वेयर द मिल्क फॉर्मेशन इज बीन सीन। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है कि जब मिल्क फॉर्मेशन एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है, इन सेल्स में हो रहा है, तो ये यहाँ से कहाँ पे जाएगा? हाउ द मिल्क फॉर्मिंग ओवर हियर विल रीच अप टू द लैक्टिफेरियस डक्ट, जो आपका एकदम टर्मिनल एरिया है मेमोरी ग्लैंड का, ये वहां तक कैसे पहुंचेगा? So alveoli will be having over here the milk formation happening over here, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, what do you get to see कि यहाँ से जो आपका जो मिल्क आपके यहाँ पे जो सिक्रीट हुआ करा जाएगा, from here it will get into the memory tubules। यहाँ से they will be sent into a structure called as my memory tubules। so यहाँ से इनको भेजा जाएगा into the memory tubules के अंदर, it will be sent into the memory tubules। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपको यहाँ पे कहाँ पे कैसे दिखेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। यहाँ पे हम देखते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स को। सो यू कैन सी दीज आर द फैट डिपोजिशन, दीज आर माय मेमोरी लोब्यूल्स, एंड ये जो आपको यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज माय मेमोरी ट्यूब्यूल्स। सो मिल्क फॉर्मेशन होने के बाद आप मेमोरी लोब्यूल्स से आप मिल्क को रिलीज करोगे इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं। अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स से आपका मिल्क कहाँ पे जाएगा? दैट विल गेट इनटू द मेमोरी डक्ट। यहाँ से वो जाएगा इनटू द मेमोरी डक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको यहाँ मेंशन कर लेते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल से द मिल्क जो आप यहाँ पे सिक्रीट किया था हमने, दैट विल गो इनटू द मेमोरी डक्ट, दैट विल गेट इनटू द मेमोरी डक्ट। और एक बार वो मेमोरी डक्ट के अंदर मिल्क सिक्रीट करने के बाद आपका यहाँ पे आ गया, देन फ्रॉम हियर इट विल बी सेंट इनसाइड द मेमोरी एम्प्यूला। यहाँ से नाउ विल बी सेंडिंग देम इनसाइड द मेमोरी एम्प्यूला, sending them inside the memory ampulla। और मेमोरी एम्प्यूला के बाद अब कई सारे मेमोरी एम्प्यूला यहाँ पे इकट्ठा होंगे, एंड दे विल ओपन इनटू अ मच मोर लार्जर स्ट्रक्चर, एंड दैट इज गोइंग टू बी द लैक्टिफेरियस डक्ट, दैट विल गेट इनटू द, वो आपको ओपन होगा इनटू द लैक्टिफेरियस डक्ट। एक बार आपका लैक्टिफेरियस डक्ट तक आपका मिल्क सिक्रीशन आपका वहां पे पहुंच गया, देन द बेबी कैन इजीली सक आउट द मिल्क फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। तो आपको ये पाथवे आपको याद रखना है कि मेमोरी लोब्यूल्स आपके होते हैं 15 से 20, उसमें जो आपको सेल्स मिलते हैं उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एल्वियोलाई। द सेल्स यू फाइंड इन देम आर कॉल्ड एज द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के अंदर ये आपका मिल्क फॉर्मेशन या मिल्क सिक्रेशन आपके यहाँ पे होता है। यहाँ से यू विल फाइंड द मिल्क विल बी सेंट इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, एंड मेमोरी ट्यूब्यूल्स में से इट विल गेट इनटू द मेमोरी डक्ट, एंड फ्रॉम द मेमोरी डक्ट इट विल सेंड इनसाइड द मेमोरी एम्प्यूला, एंड देन वहां से इनटू द लैक्टिफेरियस डक्ट के अंदर वहां पे रिलीज किया जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर देयर। So, यहाँ पे हमारा मेमोरी ट्यूब्यूल से will get into the memory duct के अंदर, then it will get inside the memory ampulla, then कई सारे memory ampulla इकट्ठा होकर they'll make a single opening, and that single opening is called as my lactiferous duct। उसे हम बोलेंगे यहाँ पे as a lactiferous duct यहाँ पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So functional memory gland are characteristic of the female mammals। ये सारे female mammals के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं, एक तो ये प्लीज ये स्टेटमेंट्स और आई वुड रादर से ये जो पैसेज है वो आपको याद रखना है। That's one thing you have to know। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको हम यहाँ पे फटाफट एक बार देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाटएवर बीन मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? द ग्लैंडुलर टिश्यू divided of each breast is divided into 15 to 20 memory glands। Each memory lobe consists of a cluster of cells called as my alveoli। बात कर लिया हमने इसके बारे में, alveoli आपके यहाँ पे होते हैं। The cells of alveoli secretes milk which is stored in the lumen of the alveoli। तो यहाँ पे आपका मिल्क सिक्रेशन आपका यहाँ पे होगा जिसको आप स्टोर करोगे इन द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई के अंदर। इनिशियली आप उसे एल्वियोलाई में स्टोर करते हो, देन वहां से इट विल ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, वहां से इट विल ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइंस टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। सो कई सारे आपके जो भी आसपास के मेमोरी ट्यूब्यूल्स होंगे आपके यहाँ पे वो साथ में आएंगे और वो बनाएंगे आपका एक कॉमन मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट विल जॉइन टू फॉर्म मेमोरी एम्प्यूला। कई सारे मेमोरी डक्ट आके मेमोरी एम्प्यूला बनाएंगे, एंड मेमोरी एम्प्यूला आर कनेक्टेड टू अ लैक्टिफेरियस डक्ट इन द निपल थ्रू व्हिच द मिल्क इज सक्ड आउट बाय द बेबी। सो दिस इज अ लोकेशन, दिस इज अ like complete transformation of milk from the memory gland towards the outside of towards the lactiferous duct,
ये आपको याद रखना है, क्योंकि यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। क्वेश्चन अगर आगे तो इसके ऊपर बेस्ड ही आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन के आएंगे। सो विल हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस लेटर। सो ये रहा आपका पैसेज यहाँ पे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, memory ampulla, and then via electriferous duct outside the body. So this is my memory glands will be in pairs and this is the information you have to know. इतनी information आपको इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके यहाँ पे खत्म होता है। दिस इज वेयर योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स कंप्लीटेड। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द गैमेटोजेनेसिस। अब हमें यहाँ पे देखना है कि आपका गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने यहाँ पे देख लिया, फीमेल वाला पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया, एंड नाउ विल बी डिस्कसिंग समथिंग लाइक माय गैमेटोजेनेसिस। अब वो करने के पहले मेरे कुछ फटाफट सवाल का आप यहाँ पे आंसर दे दो। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। उन सवालों को अगर आप आंसर दे पाओगे तो काफी मुझे खुशी होगी। टेल मी, हैंड रेज करके, रोल ऑफ द मायोमेट्रियम का रोल क्या होता है। इसके लिए आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, इसका मुझे आंसर बता दो ताकि हम फटाफट आगे बढ़ सकें। व्हाट इज द रोल ऑफ द मायोमेट्रियम? अक्षरा बताइए। Sir, rhythmic contraction during childbirth. राइट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा सवाल मेरे पास आपके पास ये है कि यार ये हैंड रेज करना, बर्थ कैनाल क्या होता है? व्हाट इज गोइंग टू बी द बर्थ कैनाल? सो अगेन यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए रुबीना, क्या होगा इसका आंसर? So cervical canal plus vagina is birth canal. राइट, दैट इज गोइंग टू बी द बर्थ कैनाल। वेरी गुड। देन अगला सवाल, मुझे बताइए एग्जैक्टली आपका इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? वेयर डज द एग्जैक्टली इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस? एंड उसके कुछ कैरेक्टर आप यहाँ पे बताइए। सो प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी दिस। सो इम्प्लांटेशन आपका वहाँ बेसिकली कहाँ पे होता है और इसके कुछ कैरेक्टर आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। सो अगेन मोनिका बताइए, वेयर डज दिस हैपन? सर ये यूट्रस में होता है, एंडोमेट्रियम में, जहाँ वो इनर मोस्ट। हाँ राइट, ठीक है, बोलो बोलो। यस सर, सर ये यूट्रस में होता है, जो उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, जहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होता है वहाँ पे जो वास्कुलर सिस्टम और जो ग्लैंडुलर होता है वहाँ पे वो बहुत ज्यादा हाई रेट में होते हैं। ओके, ठीक है, राइट। और ग्लैंडुलर और वास्कुलर टिश्यू आपको हमें मिलेंगे देखने के लिए। ऑलराइट, गॉट इट, ठीक है। देन टेल मी द ऑर्गन व्हिच इज होमोलोगस टू माय ह्यूमन पेनिस। ऑर्गन व्हिच इज गोइंग टू बी द होमोलोगस टू द ह्यूमन पेनिस, इसका आंसर क्या होगा? बताइए अनिरुद्ध। Clitoris. Right, homologous to penis into the clitoris always. Right, so this is something also you should be clear with. Okay, what is the length of the fallopian tube? fallopian tube का लेंथ क्या होता है? हैंड रेज करो जल्दी। नम्रता, fallopian tube का लेंथ क्या होता है? दीपिका, fallopian tube का लेंथ क्या होगा? सर नहीं याद आ रहा? 10 to 12 सेंटीमीटर। जी राइट, दैट्स द लेंथ। 1 to 12। क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने एनसीईआरटी की चीजें यहाँ पे फॉलो की है। क्विकली टेल मी द रोल ऑफ द बार्थुलिन ग्लैंड। बार्थुलिन ग्लैंड का रोल क्या होता है? यू हैव टू अगेन रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बार्थुलिन ग्लैंड का रोल क्या होगा? प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए तमनप्रीत। Sir, they helps to they secrete mucus, which helps to lubricate vagina. Right. And during the coitus, transformation of sperms happens वो help करते ठीक है, राइट, ओके, बढ़िया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एक बार इसे रिवाइज कर लोगे रात को सोने के पहले, तो बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ लेट मी जंप ऑन टू योर गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक दो चीज यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दे सकते हो आप लोग यहाँ पे हैंड रेज करके, फटाफट इसका आंसर बता दो। हैंड रेज करके आंसर करना है, हैंड रेज करके, नहीं तो मिलेंगे -25। क्वेश्चन देखो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। काजल, क्या लग रहा है इसका आंसर? डी सर। काजल यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहे हैं हमें। महेश, क्या लग रहा है? Option D. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स आर द थिंग्स यू विल फाइंड इन द समाइनल प्लाज्मा। सो समाइनल प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलती है देखने के लिए, ठीक है। बार्थुलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड वेयर, ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? अगेन यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस। सो बार्थुलिन ग्लैंड कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? बताइए रुबीना, कहाँ मिल सकते हैं बार्थुलिन ग्लैंड देखने के लिए? सी सर, ऑन ईदर साइड ऑफ वजाइना। राइट, सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। अपेक्षा, आपको क्या लग रहा है? ठीक सर। ठीक है, राइट, ओके। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ।
सिद्रा, क्या होगा इसका आंसर? 13। दीक्षा आप बताइए तब तक क्या हो रहा है सबके माइक Option में? A. Option B. D, sir. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। लेडिक सेल्स में से आपका मेल हार्मोन यहाँ पर रिलीज किया जाता है, दैट इज योर टेस्टोस्टेरॉन। सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट। लोकेशन एंड सेक्रेशन ऑफ लेडिक सेल्स आर टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन सी आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे पता है हम क्या बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस समथिंग अबाउट माय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे हमने हमारा पहले डिस्कस करना है sperm formation, right? So here we'll be discussing the spermatogenesis. So चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. So let's have a look what you will get to see. Okay. So यहाँ पे हम लोग पहले बात गैमेटोजेनेसिस में दो चीजें आपकी आती है, sperm formation and egg formation. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे about the spermatogenesis. Spermatogenesis. Right. Spermatogenesis basically means what? This basically means your formation of sperm. Simple language अगर इसे बोले तो that's a sperm formation, right? अब formation of sperm आपका कहाँ पे होगा? This will take place in the seminiferous tubule. ये बात भी आप जानते हो. This will take place in the seminiferous tubule. By the way, seminiferous tubule कहाँ पे मिलता है हमें? टेस्टी के अंदर। हाँ, सर ने तो बोल दिया seminiferous tubule, पता नहीं कहाँ पे आ रहा है। प्लीज याद रखना, seminiferous tubule will be seen in the testes. आपकी जो 250 कंपार्टमेंट है, 250 कंपार्टमेंट जो आपके वहां पे थे, उनके अंदर आपको हर एक कंपार्टमेंट में आपको 1 से 3 मिलते हैं seminiferous tubule, राइट। और उसके अंदर ही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस आपको वहां पे किया जाएगा, ठीक है। वहां पे आपका ये आपका इवेंट आप वहां पे होगा। अब यहाँ पे इसको ध्यान से सुनो। नाउ seminiferous tubule के अंदर अगर आपको याद हो, so we have some male germ cells. वहां पे आपको कुछ male germ cells आपको मिलते हैं, राइट। We have done this, कल ही हमने किया था। We have some male germ cells in the seminiferous tubule. अभी जो male germ cells होते हैं, इनको हम even बोल सकते हैं as they are also known as spermatogonia. They are also called as spermatogonia. याद रखना, इस टॉपिक में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक में से सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अटेंशन थोड़ा ज्यादा देना। So now you have a spermatogonia which is going to be the which are the male germ cells. Spermatogonia are going to be diploid in nature. Spermatogonia are always going to be diploid in nature. I think इसका माइक ऑन है, देख लेते हैं एक बार। अरे मोनिका, माइक ऑन है आपका। So we'll have a spermatogonia which is going to be diploid in nature. ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है? ये जो diploid cell है, there will be like in a large number, like बहुत सारे like millions of spermatogonia will be seen over there, right? अब ये जो spermatogonia है, some of them will increase in size. कुछ इनमें से इनका साइज इंक्रीज होगा, एंड नाउ दे विल बी कॉल्ड एज माय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया, उनका साइज थोड़ा सा वहां पे आपका इंक्रीज किया जाएगा, एंड दे विल बी कॉल्ड एज माय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो दिस सेल व्हिच आई हैव जस्ट ड्रॉन ओवर ब्लू कलर के सेल, दीज आर माय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो मेरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं देखने के लिए, these are all going to be my diploid cells. ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे diploid cells ही हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखना, आपके जो स्पर्मेटोगोनिया आपके जो बनाए गए हैं, जितने भी आपने सेमिनिफरस ट्यूबुल में स्पर्मेटोगोनिया आपने बनाए हैं, that is all formed by mitosis. जितने भी स्पर्मेटोगोनिया आपको मिलते हैं बनाए जाते हुए इन द सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर, they are all formed via mitosis. ये सारे के सारे via mitosis आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। सो माइटोसिस करके आप यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया आप यहाँ पे बना के रखोगे, ठीक है। अपेक्षा, आपका कुछ सवाल है क्या? या आप रेज योर हैंड। अपेक्षा, नहीं, वो क्वेश्चन लेने के लिए। अच्छा ठीक है, ओके ओके। इनकेस किसी का कुछ सवाल है, रुबीना आपका कुछ सवाल है? नहीं, अच्छा वो आंसर देने के लिए था। सर दोबारा समझा दो। ओके ओके, अच्छा दोबारा बता दो। हाँ ठीक है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। स्पर्मेटोजेनेसिस आपका होता है आपके टेस्टिस में, एक आपके कुछ एरियाज होते हैं जिसे हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, वहां पे होता है आपका स्पर्म फॉर्मेशन। अब स्पर्म फॉर्मेशन में आपको याद ये रखना है कि इसमें आपका जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे टेस्टिस के अंदर, इनके अंदर मिलते हैं आपके मेल जर्म सेल्स। इनसाइड देम यू विल हैव द मेल जर्म सेल्स। और ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, इनका एक और नाम यहाँ पे होता है, यू कॉल देम एज अ स्पर्मेटोगोनिया।
सो बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया इज अ डिप्लॉइड सेल। जब मैं बात करता हूँ स्पर्मेटोगोनिया के बारे में, दिस इज माय डिप्लॉइड सेल, ये मेरे यहाँ पे होंगे हमेशा डिप्लॉइड सेल। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये बनते कैसे हैं, स्पर्मेटोगोनिया आपके बनाए कैसे जा रहे हैं, देन आपका सिंपल आंसर यहाँ पे होगा वाया माइटोसिस। द स्पर्मेटोगोनिया आर गेटिंग फॉर्म्ड वाया माइटोसिस। सो वाया माइटोसिस इनको आप यहाँ पे बनाते हो, राइट। अब इनमें से ये जो मेरे डिप्लॉइड सेल है, इनमें से कुछ का हम यहाँ पे लाइक सम ऑफ देम विल इंक्रीज इन साइज, उनका थोड़ा सा वहाँ पे साइज वहाँ पे आपको इंक्रीज किया जाएगा, एंड नाउ दोस सेल्स ओवर देयर विल बी कॉल्ड एज माय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो उनमें से कुछ सेल्स को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड एज माय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इतनी ही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर इसमें कंफ्यूजन पता है आपको क्या आ रहा होगा कि क्या है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तो याद रखना ये आपको टेस्टिस के अंदर मिलता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर यू फाइंड इनसाइड द टेस्टिस, और इसके अंदर आपके स्पर्म फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। और याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज आल्सो गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर, सब डिप्लॉयड आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब यहाँ से आपकी कहानी बनेगी। सो बेसिकली नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट टू सी कि अब आपके यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट होगा। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर हियर, अब आपको यहाँ पे याद रखना है that you have a primary spermatocyte, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे होगा, the 2n structure over here, this 2n structure will undergo meiosis 1। ये आपका करेगा आपका यहाँ पे meiosis 1। so basically अगर ये मेरा यहाँ पे सेल है, ये मेरा डिप्लॉइड सेल मेरा यहाँ पे है, that's my primary spermatocyte अगर मेरा यहाँ पे है, so this will undergo meiosis, ये आपका करेगा आपका यहाँ पे meiosis, और meiosis 1 करने के बाद you will have 2 cells will be formed। meiosis 1 करने के बाद आपके यहाँ पे 2 सेल आपको बन के मिलेंगे। so you'll have 2 haploid cells are getting formed over here। और जो मेरे 2 haploid सेल मेरे यहाँ पे बने, those 2 haploid cell are called as my secondary spermatocyte। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि आपने किया यहाँ पे meiosis, और meiosis करने के बाद आपके यहाँ पे 2 सेल आपके यहाँ मिलता है, and this 2 cell which have been formed, this is called as my secondary spermatocyte। तो पहले ये बताओ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? यस सर। किया तो 2n ही बनना चाहिए ना अभी के लिए। वापस बोलना पूरा। अगर मियोसिस 1 करा तो 2n ही बनना चाहिए। नहीं, मियोसिस 1 का रिडक्शन ही होगा। याद करो बेटा, अपना बेसिक मियोसिस याद करो, चैप्टर 10 वाला। When you go for the meiosis 1, the number of chromosomes is going to get reduced। आपके पास 46 थे पहले, आपके पास यहाँ पे 46 थे, आपने जैसे meiosis 1 आपने अपना कवर खत्म किया, आपके पास 20 आपके अलग हो गए। So 2n नहीं होगा, प्लीज याद रखने के बाद, you will have a 2 haploid cells have been formed, ठीक है, and that is going to be happening after the meiosis 1, right। और meiosis 1 होने के बाद you will get a, जो आपको मिल रहा है, that is called as my secondary spermatocyte। तो आपको याद ही रखना है यहाँ पे क्या था, meiosis चालू कब होता है, from the primary spermatocyte से वो चालू होगा, और meiosis 1 करने के बाद आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, व्हाट यू विल गेट टू सी, कि मेरे ये दोनों सेल अब करेंगे मेरे यहाँ पे meiosis 2। सो नाउ दिस 2 सेल विल अंडरटेक द meiosis 2। तो जब यहाँ पे meiosis 2 किया जाएगा, तो यहाँ से मुझे 2 सेल मिलेंगे। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 2 सेल्स, विल गेट 2 haploid cells, और यहाँ से जब आपका meiosis 2 खत्म किया जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे 2 haploid cells। So, जब आपने अपना meiosis 2 यहाँ पे खत्म किया, when you completed your meiosis 2 over here, जब यहाँ पे meiosis 2 खत्म किया जाता है, now what will happen, you will have the 4 haploid cells have been formed। 4 haploid cells आपके यहाँ पे मिलेंगे, और ये 4 haploid cells अभी आपके यहाँ पे मिल रहे हैं, these are called as my spermatid। These 4 haploid cells, रुक जाओ 2 मिनट, these 4 haploid cells over there are called as my spermatid। तो meiosis 2 खत्म करने के बाद आपको मिलेंगे आपके 4 spermatid आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, एंड प्लीज जनरल रूल meiosis जो आपने चैप्टर में पढ़ा था वो आपको याद रखना है कि आपका यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे 23 आपके हो जाएंगे, और जब ये वाले क्रोमोसोम्स, ये वाले जो सेल्स आपके meiosis करते हैं, तो उसके बाद हर एक क्रोमैटिड बिहेव्स लाइक अ क्रोमोसोम, एवरी क्रोमैटिड विल बिहेव लाइक अ क्रोमोसोम। तो ये सब के अंदर भी आपको 23 क्रोमोसोम ही मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द meiosis। अगर नंबर वाली बात यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो इतना याद रखो, बिकॉज अगर आपका meiosis क्लियर नहीं है 11th ग्रेड का, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लग सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट फिलहाल ये याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। meiosis 1 के बाद यू विल गेट
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जब मेरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका करेगा मियोसिस टू कंप्लीट, वी विल हैव द स्पर्मेटिड फॉर्म। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखते हैं। दिस इज द वन थिंग व्हिच यू ऑल शुड बी वेरी चीज क्लियर विद, राइट। यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता दो मुझे यहाँ पे। इफ देयर इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन दिस, देन बता दो। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, ऑलराइट, ओके। हाँ जी, जानवी बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। So, male germ cells are spermatogonia. वापस, हाँ, मेल जर्म सेल आर स्पर्मेटोगोनिया, यस, मेल जर्म सेल्स आर स्पर्मेटोगोनिया एंड दे इंक्रीज देयर नंबर वाया माइटोसिस, राइट। एंड देन कुछ स्पर्मेटोगोनिया, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया विल बी कॉल्ड एज माय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें से कुछ मेरे स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे यहाँ पे, उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ से फिर आपका मियोसिस चालू होता है। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द मियोसिस इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। और जब आप मियोसिस करते हो तो आपको याद रखना है, मियोसिस 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 2 यू विल गेट अ स्पर्मेटिड। इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है, वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो साइड में पिक्चर बना के रखी हुई है, इसमें यही चीज आपकी हो रही है। स्पर्मेटोगोनिया का नंबर आपका बनता है वाया माइटोसिस, एंड देन सम ऑफ द सेल विल बिहेव लाइक अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये करता है आपका मियोटिक डिवीजन 1, तो आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपको करेगा आपका मियोसिस 2 कंप्लीट, और आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे स्पर्मेटिड। अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है, दिस वन थिंग यू हैव टू नो हियर इज, लेट मी, हाँ, दिस वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आपके स्पर्मेटिड बनते हैं, जब आपके स्पर्मेटिड बन जाते हैं यहाँ पे, अज्यूम दैट कि आपके 4 स्पर्मेटिड आपके यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, अज्यूम दैट दीज आर माय स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड मेरे कहीं भी तरीके से आपके स्पर्म जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। सो व्हेन दिस स्पर्मेटिड आर बीन फॉर्म्ड, जब ये स्पर्मेटिड आपको यहाँ पे दिखेंगे बने हुए, तो ये कहीं से भी स्पर्म जैसे नहीं लग रहे हैं। So they should have a certain kind of shape. आप जानते हो कि एक sperm का जो shape होता है, it's going to be very much like a conical shape. उसका होगा head का, long tail होगी. So you know that a sperm is going to have a conical head at the top and going to have a long tail. ये इसका shape होता है यहाँ पे generally sperms का। तो ये तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, कहीं से भी हमें वो वैसे टाइप के sperms आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे, right? So there's one thing you have to understand here is, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो आपको shape चाहिए ना, ये आपको अभी नहीं मिलेगा, ये आपको बाद में मिलेगा। ये कब मिलेगा? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ माय स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो भी आपके स्पर्मेटिड यहाँ पे बने हैं, दे विल अंडरगो सम चेंजेस एंड दे विल कन्वर्ट इनटू अ स्पर्मेटोजोआ। जो भी हमने यहाँ पे स्पर्मेटिड बनाए थे, इनके अंदर अब इनके अंदर हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे ताकि इनको एक वेल डिफाइंड यहाँ पे शेप मिल सके। और जो वेल डिफाइंड शेप जो आपको यहाँ पे मिलता है, दैट शेप इज कॉल्ड एज योर स्पर्मेटोजोआ। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्पर्मेटोजोआ। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पर्मेटोजोआ। And that is something you will get after the some modifications. तो ये जो modifications यहाँ पे किए जा रहे हैं, आपने स्पर्मेटिड जो गोल सा सेल था, स्पर्मेटिड जो मेरा यहाँ पे गोल सा सेल था, उसको मैंने एक अलग सा शेप दे दिया यहाँ पे, and I have given them a shape of an actual sperm, तो उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड converting into spermatozoa, and this process is called as my spermiogenesis. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ spermiogenesis. So this process over here is called as my spermiogenesis. So spermiogenesis में आपको याद रखना है कि आपके जो स्पर्मेटिड आपके यहाँ पे थे, उनको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया into the spermatozoa. So आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए। एक्चुअली में यहाँ पे पूरा मेटामॉर्फोसिस हो गया, पूरा शेप चेंज हो गया। They have now well defined shape, well defined structure has been formed. तो याद रखना, that is called as my spermiogenesis. तो यहाँ पे इस तरीके से आपका spermiogenesis आपके यहाँ पे हो जाता है, right? इतनी बात यहाँ पे सबको समझ आ रही है? Is this clear to all of you? सर दिक्कत आ रही हो या रिपीट करना हो तो बता दो, आराम से बता दो कि सर नहीं आ रहा समझ में, भूख लगी है कुछ समझ। राइट, आई नो मेनी ऑफ यू, सी आई डू अंडरस्टैंड दैट ये जो टाइम पीरियड है ना हमारा लेक्चर लेने का, इट इज अ टाइम पीरियड जहाँ पे मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू स्कूल, दिस इज द टाइम वेयर यू आल्सो वांट टू हैव योर डिनर, दिन खत्म हो रहा होता है, यू माइट आल्सो हैव सम वर्क टू बी डन टू बी फॉर स्कूल के लिए, इसलिए कोई बात नहीं, आराम से सुनो, देखो, और कुछ समझ ना आए तो बता दिया करो कि सर नहीं आ रहा, राइट, यू कैन रिपीट दैट थिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, राइट, ये सब हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल मेरा आपसे यहाँ पे ये है कि ये स्पर्म्स को नरिश करता कौन है? राइट, वेरी गुड। स्पर्म्स को नरिशमेंट जो आपको मिलेगा दैट इज डन बाय माय सर्टोली सेल्स।
सर्टुली सेल्स हमने पढ़ा था, ये चीज कल ही पढ़ी थी हमने, भूलनी नहीं आपने। इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, कॉर्टेक्स से चीजें इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं हो सकती, से नहीं चलेगा। So certainly cells are the one which are going to nourish the sperm, the one which are known to nourish the sperm. अब होता क्या है ना कि जो स्पर्मेटोगोआ होता है उसका हेड जाके अटैच हो जाएगा सर्टुली सेल के साथ। जो मेरा स्पर्मेटोगोआ है यहाँ पे, assume that this is my spermatogoa, right? इसका जो हेड होगा, इसका जो हेड होता है यहाँ पे, it will attach to the Sertoli cell. This will get itself attached with the Sertoli cell. So ये Sertoli cell के साथ यहाँ पे attach हो जाएगा। समझे, मेरा Sertoli cell है। This is my Sertoli cell. तो Sertoli cell के साथ मेरा sperm यहाँ पे attach हो चुका है, या मेरा spermatozoa मेरे यहाँ पे attach हो चुका है। And after attachment what will happen? इसको हम रिलीज कर देंगे हमारे seminiferous tubule में से। तो याद रखना, एक बार आपके स्पर्म यहाँ पे आपके स्पर्मेटोजोआ आपके यहाँ पे जो बन चुके हैं, नाउ दे विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिफेरस ट्यूब्यूल। सो दिस स्पर्मेटोजोआ जो भी आपके बन जाते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है ना, आपको इन्हें ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपको यहाँ पे रखना नहीं है। आप मुझे बताइए स्पर्मेटोजोआ को आप कहाँ पे स्टोर करके रखते हो? एपिडिडमाइस के अंदर। बिल्कुल सी बात है, आप वहां पे उन्हें स्टोर करके आप हमेशा रखते हो, तो उन्हें आपको वहां पे ही भेजना है। सो यहाँ पे आपका जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ आपका यहाँ पे है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस स्ट्रक्चर नाउ विल बी रिलीज फ्रॉम द सेमिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो आपके जो जितने भी स्पर्मेटोजोआ आपके यहाँ पे होंगे, नाउ दे विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिफेरस ट्यूब्यूल। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। विल बी रिलीज्ड फ्रॉम सेमिफेरस ट्यूब्यूल। इनको वहां से आप रिलीज कर दोगे, और जब उन्हें आप सेमिफेरस ट्यूब्यूल से आप रिलीज कर देते हो, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पर्मिएशन। दैट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड बाय स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन, अगर आपके सामने कोई सवाल लाता, अगर आपके नेबर्स अगर आपसे पूछते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के जगह स्पर्मिएशन क्या होता है बेटा, बताओ जरा, देन यू हैव टू टेल देम once the spermatozoa has been formed, that will get itself attached with the Sertoli cell and then it will be released from the seminiferous tubule. उसे हम रिलीज कर देंगे हमारे seminiferous tubule में से, and that process is called as my spermiation. उसको हम बोलते हैं वहां पे as spermiation. I hope आपको ऐसे नेबर्स मिले, राइट? तो रिवीजन हो जाएगा आपका। So that is what you have to know in this. अब बताइए आपका सवाल क्या है, बताइए पहले तमनप्रीत, आप बताइए आपका क्या है? सर जब हमें स्पर्मेटिड्स मिले, तो स्पर्मेटिड्स का शेप सर्कुलर होगा, तो सर उनको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने के लिए तभी वो एम्बेडेड हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद एक बार स्पर्मेटोजोआ बनाना, उसके बाद वो एम्बेड करेगा अपना हेड इनटू द सर्टुली सेल। तो सर स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ कौन कन्वर्ट करवाता है? हाँ, पहले हम उसे कन्वर्ट कराते हैं, यस, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद वो अटैच होगा आपके सर्टुली सेल के साथ, एंड देन यू रिलीज देम इनटू द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। बताइए अपूर्वा, क्या सवाल है आपका, बोलिए अपूर्वा, बताइए। सर स्पर्मेटिड के साथ, अपूर्वा एक बार फिर बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। सर स्पर्मेटोजोआ के साथ सर्टोली सेल्स भी होंगे जब रिलीज? हाँ, अटैच होंगे वहां पे, राइट? दे विल बी अटैच होंगे, लेटर ऑन दे विल गेट रिलीज। इनिशियली दे विल अटैच ओवर देयर, वहां पे अटैच होंगे, बट बाद में उनको भी वो लोग वहां पे डिटैच हो जाएंगे। बट इनिशियली आपको याद रखना, बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, दे विल अटैच टू द सर्टुली सेल एंड देन ये एक बार आपका यहाँ पे होगा, देन यू रिलीज देम अलोंग, दे विल बी रिलीजिंग देम अलोंग द सर्टुली सेल इनटू द सेमिफेरस ट्यूब्यूल। लेकिन बाद में वो वहां से डिटैच हो जाते हैं until they reach the epididymis, they are detached from the sertoli cell. बट हमें उतना प्रोसेस को हम उतना डिटेल में देखते नहीं है ना, इसलिए हमें बस याद रखना है कि वो अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, एंड देन यू रिलीज देम फ्रॉम द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। पता चला पूर्वा मैं क्या कह रहा हूँ? यस, राइट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय स्पर्मिएशन। तो कई बार आपके सामने सवाल आएंगे बेस्ड ऑन स्पर्मिएशन एंड बेस्ड ऑन योर स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये दोनों इवेंट्स को क्लियर कर दिमाग में याद रखो कि एक इवेंट के अंदर शेप चेंज हो रहा है, बिकमिंग स्पर्मेटोजोआ, और एक के अंदर स्पर्मेटोजोआ को आप रिलीज कर रहे हो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि उनको आगे जाना है लाइफ में उन्हें वहां पे नहीं रुकना, दे हैव टू रीच टू द एपिडिडाइमिस, वहां पे उन्हें रहना है, सो दे विल बी रिलीज्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज माय स्पर्मिएशन। ओके, सो हाँ जी मोनिका, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए मोनिका। सर ये स्पर्मिएशन से सीधे एपिडिडिमिस में रिलीज हो जाएंगे? एकदम से नहीं जाएगा बेटा, वो पूरा पैसेज है ना बेटा, आपका पैसेज में से जाएगा धीरे धीरे करके। इट
will go into ready test stage, then vas efferentia, then evident MS. ठीक है? Yes, sir. सर हाँ, बोलो सर और सर किसी टॉलरेंस बोलिए तो टॉलरेंस repeat करके। सर टॉलरेंस सेल्स उनके साथ जाएंगे एपिडेड मैं वही कह रहा हूँ, they won't, ना, they will get detached in between, so they won't be there in the epidermis, वो बाप के बीच में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है? So they सर वो won't be- वापस आएंगे उसके पास, एक एक करके सवाल पूछिए, एक एक करके, तो अनप्रीत बताइए। फिर वो वापस आ जाएंगे सर टॉलरेंस सेल्स ना they will get, ना, they will get, एक बार वो रिलीज हो गए तो उसका कोई काम नहीं सर्टुलर सेल्स का, सर्टुलर सेल्स तो आपके हमेशा बनते रहेंगे, so they will no longer be used, ठीक है? बताइए मोनिका, बोलिए। सर वो बीच में कहाँ मतलब रीजन डिटेल हमें नहीं जानना मोनिका। Monica, you are not understanding the impact and events of Sertoli cell in your like bachelor's program, right? You just have to know this. तो भी मतलब नहीं, जानना ही नहीं है, right? What they are doing also is also something. Imagine, Monica, we are not even understanding कि किस टाइप का नरिशमेंट वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये भी तो सोचो, हम ये भी नहीं देख रहे कि वो लोग सर्टुलर सेल्स किस टाइप का नरिशमेंट प्रोवाइड, व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग विद द स्पर्म। बन गया, उसे जाने दो, वहां पे क्या नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो आप, राइट? So there's a reason we are not getting into those things, है ना? उससे क्या होता है कि और confusion create होता है, right? That's why. So ये हमने यहाँ पे देख लिया. So there's something you have to know. So यहाँ पे picture देख लो. Picture simple सी मेरे यहाँ पे primary spermatocyte will undergo meiosis 1, will form the secondary spermatocyte over here. They will undergo meiosis 2. They will give us the spermatid. इसके बाद आपने करना है हमारे यहाँ पे spermiogenesis. So spermatid will be transformed into spermatozoa by a process of my spermiogenesis, by a process of your spermiogenesis over here. तो ये आपके यहाँ पे हो जाएगा, देखो आपका गोल गोल सेल जो आपका यहाँ पे था, it get turned into the spermatozoa, ये आपके यहाँ पे हो गया, ठीक है? हम यहाँ तक ही रखते, इसके बियॉन्ड जाते नहीं है, बिकॉज बस ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे देख लो। After spermiogenesis, the sperm head becomes embedded in the Sertoli cell and are finally released from the semiprodrus tubules by a process called as my spermiation. ये दो टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, ये क्लास में आपको क्लियर होने चाहिए, राइट? अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन लगाते हैं इसके। लेट मी सी इफ आई एम एबल टू रिमेंबर दिस टर्म्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पहले एक काम करो, पहले मुझे इसका आंसर दो, हैंड रेज करके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड? हैंड रेज करिए अपना एंड देन अपना आंसर दीजिए यहाँ पे, और सबको इसका आंसर आना चाहिए। अगर सब लोग ध्यान दे रहे हो तो आंसर आना चाहिए। सिद्रा बताओ क्या होगा इसका आंसर? सिद्रा बताइए। सिद्रा हैंड रेज हो जाता है बेटा आपका, माइक अनम्यूट नहीं होता। बोलिए। ओके, अर्चना बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बाय द वे, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. क्या हो रहा है यहाँ पे? बताइए महेश, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। महेश ध्यान नहीं देते तुम, जब क्लास लग रहा होता है ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन बी, सेकंड पोलर बॉडी। बहुत बढ़िया बेटा महेश। रानी क्या होगा इसका आंसर? और एक और बात बता रहा हूँ, डांट खाने की आदत लगा लो, राइट? सर ऑप्शन ए। ये रानी की तो आवाज नहीं लग रही है यहाँ पे, ये तो हमारे हिमाचल में बच्चों की आवाज लग रही है। Option A, sir. नहीं, ऑप्शन अब ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे। अरे सब लोग सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या पूछा है यहाँ पे? Which of the following cell during gametogenesis is normally diploid? Diploid पूछा कि कौन सा सेल यहाँ पे डिप्लॉयड है? It is always going to be spermatogonia. Spermatogonia हमने बताया था ये आपका डिप्लॉयड होता है, इतना इसमें आप कैसे गलत कर सकते हो? ऐसी चीजें आप गलत नहीं कर सकते, इसलिए पे अटेंशन while answering the question, right? ऐसी चीजें फिर आपकी टेस्ट में भी होंगी, so you have to know that it is your option A, spermatogonia. ठीक है, इसमें से बताओ मुझे सही अरेंजमेंट आपका यहाँ पे क्या है? What is the correct sequence of sperm formation? Please raise your hand to answer this. Correct sequence of sperm formation. हर्षदा क्या होगा इसका आंसर? So option fourth. हर्षदा देख के करो ध्यान से। हर्षदा ने ऑप्शन बोला है यहाँ पे, ऑप्शन 4। चलो ऑप्शन 4 हम यहाँ पे ले लेते हैं। अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? So option B. दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। दिल्ली वाला डी दीक्षा? नहीं सर, ऑप्शन बी। वही तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली वाला डी।
अच्छा तो ऐसा बोलो नहीं बी होगा बी सर हाँ, बी मैं तो बी बोल रही हूँ। ठीक है सिद्रा ऑप्शन डी सर हाँ सिद्रा बताओ क्या होगा इसका आंसर सर डी सर बी होगा बी बी सर सर इस सर बी होगा बैटमैन वाला भी यहाँ पे इसका और आंसर ऑप्शन होगा डी। ये सर बी यस सर। आप सीक्वेंस तो देखिए आप लोग यहाँ पे यू हैव अ स्पर्मेटोगोनिया देन यू हैव अ स्पर्मेटोसाइट वो आएंगे आपके इसके बाद राइट देन उसके बाद आपका बनेगा स्पर्मेटिड एंड देन द इन द एंड यू विल हैव द स्पर्मेटोजोआ विल बी फॉर्म आप ऑप्शन डी बोल ही कैसे सकते हो यहाँ पे उल्टा हो जाता है ना यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ पहले आ रहा है बाद में आपका स्पर्मेटिड आपका यहाँ पे आ रहा है तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर ऐसे नहीं चलेगा ऐसे यस सर नहीं बी चलेगा वो मैंने गलती से देखा नहीं एंड थ्रू आउट द इंडिया के बच्चे ऐसा नहीं चलेगा यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर आंसर्स ऐसे जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया ऐसे दिस वोंट वर्क इज नॉट गोइंग टू हेल्पफुल नाउ टेल मी ये तो चलो ठीक है अब एक क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे देन आपको मैं रिलीज कर दूंगा देन मैं भी आपको रिलीज कर दूंगा यहाँ से बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे क्या आंसर होगा देख लो ध्यान से वैसी हैंड रेज मत करना स्टेटमेंट्स को आराम से देखो एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर टेक योर टाइम जल्दबाजी में सही आंसर करने के चक्कर में आप गलत आंसर यहाँ पे कर देते हो फिर there is no point of answering wrong answer take your time it is a statement वाला क्वेश्चन है यहाँ पे and then try to answer this बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर सर ऑप्शन बी। वापस बोलना बैटमैन वाला बी या डेली वाला डी सर एक मिनट रुको मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। हाँ तो फिर बस आपके हो गए बेटा -5 आपके हो गए आपको पहले बोला था मैंने आपको यहाँ पे -5 क्यों दे रहे हैं -25 देंगे हमें ये हमने पहले सर बोला था ऑप्शन डी कि ऑप्शन डी। आंसर ना अब तो सुनना ही है ना हमने सुनना ही नहीं है क्या आंसर क्या आप बेटा नहीं हो गया हाँ जी तो मिनट बताइए क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन डी डी दिल्ली वाला सर डेली वाला डी अच्छा काजल आपको क्या लग रहा है ऑप्शन डी सर ऑप्शन डी रानी आपको क्या लग रहा है रानी बताइए सर ऑप्शन डी सबको बताना चाहूंगा योर ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन स्पर्मियोजेनेसिस spermatozoa are formed while in spermiation the spermatozoa are released from the circular cell into the cavity of the seminiferous tubule तो ये बनता है मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट स्टेटमेंट दिस बिकम्स अ करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर सो ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर 2018 का ये क्वेश्चन है इसलिए दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए अगर आपको फंडामेंट पहले पढ़ा के अगर आपको ये याद नहीं रह रहा देन यू हैव मैंने टू तो गलत बोला था स्पर्मियोजेनेसिस को मैंने स्पर्मिएशन बस फिर हो गया ना वही एक गलती हो गई एंड बस अच्छा खासा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको अपने 4 मार्क मिलने चाहिए थे वो आपका निकल गया सो दैट इज अ थिंग सो यू हैव टू गो होम एंड रीड ऑल दोस थिंग थॉरली ये सब आपको एक बार फिर खुद से पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करता हूँ आई विल शेयर दैट टुमारो कल टेस्ट देने के बाद एक बार आपका टेस्ट तक आप अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लान आप पढ़ेंगे एक बार आपका टेस्ट हो गया उसके बाद यू कैन जंप ऑन टू सॉल्विंग दिस असाइनमेंट व्हिच आई विल बी शेयरिंग विद यू ठीक है और टेस्ट केयरफुली देना आराम से टाइम निकाल के देना ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप दे रहे हो अगर आपको शाम को टाइम मिला क्योंकि रात को 11 बजे तक आपका टेस्ट ओपन रहता है जस्ट मेक श्योर कि टाइम निकाल के अपना टेस्ट देना ठीक है एंड जो भी आज हमने यहाँ पे कवर किया है सो वी हैव डन टिल द स्पर्मियोजेनेसिस वी हैव डन टिल द स्पर्मिएशन बाकी हमें आगे का करना बाकी है सो यहाँ तक हमने किया है तो इतना पढ़ लो एनसीईआरटी में से जस्ट मेक श्योर यू गो टू द एनसीईआरटी फॉर दिस सो दैट यू हैव अ ग्रिप ऑन दिस ग्रिप आपका तभी आएगा मैं 1000 बार बता चुका हूँ जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तक आपका ग्रिप नहीं आएगा सो प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग एंड शेयरिंग दैट विद द फैकल्टी या सो दैट इज समथिंग यू हैव डन अब इसको लेकर अगर कोई आपको सवाल हो तो आप पूछ सकते हो बिकॉज यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है दिस वेयर लेक्चर गेट्स कंप्लीटेड एंड अभी हम लोग मिलेंगे अच्छा हिमाचल वाली टीम आपका टेस्ट अलग तरीके से होगा सो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट यू वोंट हैव अ नॉर्मल टेस्ट सर कल को एक ही सब्जेक्ट